हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सीएमए हर्ष सोमपुरा। तो अब तक के हमने ये वीडियो सीरीज के अंदर सीएमए फाउंडेशन का फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग सिलेबस जो स्टार्ट किया था, उसके अंदर हमने ऑलरेडी हमने ओपनिंग एंट्री तक हमने किया था। ठीक है, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वो मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। चैप्टर जो था दैट इज लेजर एंड जर्नलाइजेशन। ठीक है, उसके अंदर हमने सारी चीजें, बहुत सारी चीजें पढ़ी है कि हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारी चीजें भी हमने पढ़ी थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि 1.4 एंड 1.5 दोनों के साथ में हम एमसीक्यूज और सारी चीजें करेंगे। ठीक है, मॉड्यूल के हिसाब से ही चल रहे हैं। जर्नल एंड लेजर हमने बताया, मैंने सारी चीज ये भी बताई थी कौन से रूल्स होते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, कुछ डाउट्स हो, तो प्लीज आप मुझे वो चीज के लिए वीडियो में नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं डाउट्स। तो उसके मैं डाउट्स भी आपके सॉल्व करवा सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हमने क्लोजिंग एंट्री से स्टार्ट करना है, अब तक जो हमने किया था उसके बाद। ठीक है, जो मेन चीज थी वो मैं आपको वापस थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। मेन चीज ये थी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं, एक स्पेशल नेचर के होते हैं और एक जनरल नेचर के होते हैं। स्पेशल नेचर के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बुक्स जो होते हैं, जो लेजर्स होते हैं, वो स्पेशल बुक्स होते हैं जो स्पेशल ट्रांजेक्शन के लिए होते हैं। दैट इज परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, इसको बोलता है सब्सिडियरी बुक। लेकिन जो जनरल नेचर के होते हैं, जो स्पेशल ट्रांजेक्शन में नहीं आते, वो जनरल नेचर के ट्रांजेक्शन में आते हैं। उसके अंदर ओपनिंग एंट्री हो जाती है, क्लोजिंग एंट्री हो जाती है, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो जाते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री हो जाती है। ये सारी चीजें जनरल नेचर में आती है। ठीक है, तो वो जर्नल प्रॉपर बोला जाता है, उसको बोला जाता है जर्नल प्रॉपर, जिसके अंदर आप ये स्पेशल नेचर के अलावा वाले जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो आप रिकॉर्ड करते हो। तो अभी आपको ये सीखना है। ओपनिंग एंट्री ऑलरेडी मैंने सिखा दी है। ओपनिंग एंट्री मतलब हर साल आप क्या करते हो, हर साल जितने अकाउंट्स आपके आते हैं, जितने अकाउंट्स प्रीवियसली जितने अकाउंट्स ओपन होते हैं, वो इस साल आप लेके आते हो ओपनिंग एंट्री में। तो ओपन करते हो बिजनेस में, तो वो एंट्री, ओपनिंग एंट्री भी कहाँ पे की जाती है, जर्नल प्रॉपर में की जाती है। वैसे ही क्लोज करना होता है हर साल को। हर साल आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना होता है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो वो जो क्लोजिंग एंट्री भी जो होती है वो भी जर्नल प्रॉपर में होती है। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग एंट्री के लिए कोई स्पेसिफिक बुक आप नहीं बना सकते। हर रोज होने वाला है वो ट्रांजेक्शन, नहीं होने वाला है, एट द एंड ऑफ द ईयर ही वो होने वाली है। इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, क्लोजिंग एंट्री जो है वो हम एट द एंड ऑफ द ईयर ही करना चाहिए हमें, और वही हम करेंगे। अब क्लोजिंग एंट्री होती क्या है? देखो, क्लोजिंग एंट्री का मतलब क्या है, एक सिंपल सा मतलब आपको यहाँ पे बता देता हूँ। क्लोजिंग एंट्री का मतलब क्या होता है, देखो क्लोजिंग एंट्री, अब आप बोलोगे सर क्लोज करना मतलब कोई भी अकाउंट जो नॉमिनल नेचर का है उसको क्लोज करना। सिंपल बोलूं ना, क्लोजिंग एंट्री किसके लिए होती है? नॉर्मली नॉमिनल अकाउंट के लिए होती है। पर्सनल अकाउंट जिसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है ना, उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। देखो, दो टाइप के दो तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं। कितने, कौन से? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। नॉर्मली, ठीक है, ये दोनों जो अकाउंट होते हैं ना, ये दोनों टाइप के जो अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट, इनका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है। इनका बैलेंस क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड होता है। इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है। और ये नॉमिनल नेचर के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, नॉमिनल मतलब इनकम एंड एक्सपेंसेस, गेन एंड लॉस, ये वाले जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जितने भी अकाउंट होते हैं ना, वो क्लोज हो जाते हैं। दैट विल ईदर गो टू, या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, क्लोज होंगे, या तो वो पीएनएल अकाउंट में क्लोज होंगे। या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे या तो वो पीएनएल अकाउंट में क्लोज होंगे। वो नॉमिनल नेचर के ट्रांजेक्शन, उसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। सपोज आपको एक चीज बताता हूं, कौन सा, सपोज आपने सैलरी सैलरी सपोज आपने पे किया है, ऑलरेडी सैलरी का एक्सपेंडिचर हो गया था। तो सैलरी की एंट्री क्या की होगी आपने? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसी एंट्री की होगी। 5,000 रुपए सपोज मान लेते हैं कि 5,000 रुपए आपका क्या है, कैश। ठीक है, आपने सैलरी पे की है, तो ये कैश अकाउंट तो कहाँ पे जाएगा? सब्सिडियरी बुक, कैश बुक। कैश बुक आपका होता है, तो कैश बुक की क्रेडिट पे लिखोगे। ये कैश अकाउंट कभी क्लोज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट मतलब पोजीशन, उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है।
उसका बैलेंस जो बचा होगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा। लेकिन ये सैलरी अकाउंट जो है वो नॉमिनल नेचर का है। तो नॉमिनल नेचर के जितने भी अकाउंट होते हैं ना, उसको ईयर एंड के ऊपर क्लोज करना पड़ता है। अब इसको क्लोज कैसे करूं मैं? क्लोजिंग करने के लिए सिंपल सिंपल रूल अकाउंटिंग ने बताया हुआ है कि आपको अकाउंट को क्लोज करना है तो उसका जो बैलेंस है उसको रिवर्स कर दो। तो अब ये डेबिट पे है, ये सैलरी अकाउंट जो डेबिट पे है उसको क्रेडिट कर दो। तो ठीक है, सैलरी डेबिट पे है, उसकी जगह पे मैं क्रेडिट पे लिख देता हूं। अब ये सैलरी अकाउंट जो है वो कहाँ पे जा सकता है? ट्रेडिंग में जा सकता है या पीएनएल में जा सकता है? सिंपल सिंपल इसका बाइफर्गेशन उन्होंने बोला हुआ है। अगर कोई खर्चा है नॉर्मल ट्रेडिंग के रिलेटेड है, नॉर्मल ट्रेडिंग एंड प्रोडक्शन के रिलेटेड है, क्या बोल रहा हूं? अगर कोई खर्चा नॉर्मल ट्रेडिंग एंड प्रोडक्शन के रिलेटेड है तो वो खर्चा जो होगा प्रोडक्शन के रिलेटेड एंड परचेस के रिलेटेड है तो वो ट्रेडिंग में जाएगा, बाकी सारे खर्चे पीएनएल में जाएंगे। इट इज दैट सिंपल। ओके, नॉर्मल ट्रेडिंग वाले जो नॉर्मल परचेज एंड मतलब परचेज वाले कौन से खर्चे जा सकते हैं? वेजिस है। वेजिस आप कहाँ पे? प्रोडक्शन पे करते हो। ठीक है, सैलरी किसको पे करते हो? ऑफिशियल्स को पे करते हो, जो पढ़े लिखे होते हैं, स्किलफुल बंदे होते हैं, तो वो ऑफिस में काम करते हैं। प्रोडक्शन के रिलेटेड तो नहीं, ऑफिस में तो सर्विस डिपार्टमेंट होता हो जाता है फिर। तो इसी वजह से वो पीएनएल में जाता है। ठीक है, कैरेज इनवर्ड हो गया। ये सारी चीजें कहाँ पे जाती है? फ्रेट हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, ऑक्ट्रॉय हो गया, ये सारी चीजें है ना वन टाइम खर्चे हैं, जो नॉन रिकरिंग एंड प्रोडक्शन के रिलेटेड वाली खर्चे। तो ये सारे खर्चे ट्रेडिंग में जाते हैं, बाकी सारे खर्चे पीएनएल में चले जाते हैं। तो यहाँ पे डेबिट क्या होगा? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, अमाउंट सेम रहेगा, 5,000 रुपए 5,000 रुपए। तो इसको बोलते हैं कि अकाउंट को आपने क्लोज कर दिया। सैलरी क्लोज हो गई ना। जो अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी 5,000 होगा, जो अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी 5,000 होगा, तो आपने क्या कर दिया? सीधा सैलरी अकाउंट को क्लोज कर दिया। तो कोई भी अकाउंट को, नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करते हैं नॉर्मली हम, तो नॉमिनल अकाउंट को हम जो क्लोज करते हैं उसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। तो वही चीज यहाँ पे बताई हुई है, देखो पढ़ लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे वही चीज उन्होंने बताई हुई है। When the books are balanced at the close of the accounting period with a view to uh, paper final accounts, prepare final accounts, paper final accounts, in it's necessary that the balance of all the incomes and expenses account must be transferred to trading and profit and loss account। देख लो, आपको एट द एंड ऑफ द ईयर जितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर हुआ है वो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए। तभी तो, जस्ट अ सेकेंड, तभी तो आपको ये पता चलेगा कि जो हमने किया है वो सही है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तभी आपको पता चलेगा कि कोई चीज से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ आपको। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग बैलेंस टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ एंट्री। ये जो प्रोसेस है उसको क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ एंट्री को क्लोज करना आपको बोलते हैं। ठीक है, देखो उन्होंने छोटा सा एग्जांपल दिया कि 31 दिसंबर को उनके पास सैलरी 500 रुपए है, रेंट 200 रुपए है, स्टेशनरी 50 रुपए, लीगल चार्जेस 100 रुपए है, एंड इनकम अकाउंट्स है, कमीशन रिसीव्ड 50 रुपए। देखो खर्चे जो होते हैं ना, खर्चा जो होता है वो डेबिट होता है तो उसको क्रेडिट कर दो, उसको क्लोज करना है तो। एंड इनकम जो होती है वो क्रेडिट होती है तो उसका रिवर्स कर दो, उसको डेबिट करना है। और पीएनएल या ट्रेडिंग अकाउंट को उसके अदर साइड पे लिख दो। तो देखो सैलरी है, रेंट है, स्टेशनरी है और लीगल चार्जेस, ये सारे खर्चे हैं। तो खर्चों को मैं क्रेडिट कर दूंगा और किसको डेबिट कर दूंगा? ये सारे देखो प्रोडक्शन के अलावा वाले खर्चे, प्रोडक्शन के अलावा वाले खर्चे हैं, इसी वजह से ये पीएनएल में जाएंगे। तो देख लो, पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी, रेंट, स्टेशनरी एंड लीगल चार्जेस किया हुआ है। ओके, इनकम रिसीव्ड बोला है, हाँ इनकम भी है 50 रुपए की। तो अगर ये इनकम को भी आपको क्लोज करना है ना, तो भी आप क्या कर सकते हो? इनकम को क्लोज करना है तो इनकम को डेबिट करो। इनकम वैसे तो क्रेडिट होती है तो उसको डेबिट कर देंगे टू पीएनएल अकाउंट। 50 रुपए उन्होंने उसकी एंट्री नहीं दी है पर मैं आपको बता देता हूँ। इट इज दैट सिंपल, यही एंट्री होगी। डन है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरी एंट्री उन्होंने बता दी है। पास क्लोजिंग एंट्रीज फॉर फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31 मार्च 2021। क्लोजिंग एंट्री पास करनी है हर एक चीज की, उन्होंने बोल दिया है। देखो क्लोजिंग एंट्री में कुछ नहीं होता है, नॉर्मली प्रोडक्शन के रिलेटेड जो खर्चे होंगे वो पहले ट्रेडिंग में जाएंगे और बाकी का खर्चा सीधा पीएनएल में जाएगा। देखो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे होता है? ट्रेडिंग एंड प्रोडक्शन के रिलेटेड वाले खर्चे हैं ओपनिंग स्टॉक हमेशा। देखो नॉर्मली ये प्रोडक्शन के रिलेटेड खर्चा है, इसी वजह से ये ट्रेडिंग में जाएगा। मैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल लिख रहा हूं सिर्फ,
परचेज हमेशा ट्रेडिंग में जाएगा। देखो अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट्स पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपको पता होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट पे हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, माइनस कर देते हो उसके अंदर से ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट पे सेल्स, सेल्स रिटर्न, ये सारी चीजें आप लिखते हो। तो इसी वजह से ये ट्रेडिंग में जो चीजें ट्रेडिंग में आती है उसको ट्रेडिंग में क्लोज करेंगे, जो जो चीजें पीएनएल में आती है वो पीएनएल में क्लोज करेंगे, और कुछ नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आता है, परचेजेस भी ट्रेडिंग में आता है, वेजेस भी ट्रेडिंग में आता है। रिटर्न आउटवर्ड, अब रिटर्न आउटवर्ड जो है, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न होता है क्रेडिट तो उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, पर ट्रेडिंग यहाँ पे लिख देता हूं कि ट्रेडिंग में जाएगा, सेल्स भी ट्रेडिंग में जाएगा, रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न ये भी ट्रेडिंग में जाएगा। इतनी सारी चीजें ट्रेडिंग में जाएगी, देख लो। अब कौन सी चीजें डेबिट होगी कौन सी चीजें क्रेडिट होगी वो देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक वैसे तो उसका बैलेंस डेबिट होता है क्योंकि हमारी एसेट है। जो जो चीजें डेबिट होती है उसको क्रेडिट करना है, सिंपल। तो ये ओपनिंग स्टॉक डेबिट होता है तो उसको क्रेडिट करूंगा, क्रेडिट कर देंगे। परचेज डेबिट होता है उसको भी क्रेडिट करूंगा। वेजेस डेबिट होता है, खर्चा है, पर उसको क्रेडिट करूंगा क्योंकि क्लोज करना है। फिर रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड सोचना, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, ये क्रेडिट होता है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, तो इसको मैं डेबिट करूंगा। सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स मतलब इनकम, क्रेडिट होता है तो उसको डेबिट करेंगे। रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ठीक है। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है? तो सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न इन दैट सिनारियो, सेल्स रिटर्न जो हुआ वो डेबिट होता है तो उसको क्रेडिट करेंगे, सिंपल। तो ये चार चीजों को हम क्रेडिट कर देते हैं और ये दो चीजों को डेबिट कर देते हैं। देखो यहाँ पे वही होगा, देख लो, है ट्रेडिंग की चार चीजों को उन्होंने क्रेडिट किया, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस एंड रिटर्न इनवर्ड्स, चार चीजों को उन्होंने क्रेडिट किया और डेबिट पे 75,000 लिख दिया, सिंपल एज दैट। फिर उन्होंने क्या किया, और दो चीजों को जो मैंने बोला था डेबिट करके ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो डेबिट किया, देखो ये दो चीजों को डेबिट किया और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, वही करते हैं हम लोग, सिंपल। जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया कि ट्रेडिंग अकाउंट हो गया है, तो अब वो ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट होता है, जस्ट सेकेंड, उन्होंने एक गलती की है, जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेडिंग में तीन चीज आएगी, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लेना, ये तो सही है, आपने जो भी लिखा है वो सही है। क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट होता है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट होगा और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये जो एंट्री है उसके अंदर तीन चीजें आएगी, सेल्स भी आएगा, यहाँ पे मैं जो लिख देता हूँ, सेल्स भी आएगा 1 लाख रुपीज। इसी वजह से ये तीनों का टोटल उन्होंने 1,20,000 लिखा है, ओके। उन्होंने गलती की है जो एंट्री लिखने में, वो मैंने बता दिया। सेल्स भी आएगा, रिटर्न इनवर्ट भी आएगा और क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा, ये तीन चीजें डेबिट होगी, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा, ओके। अब देखो, अब ये सारी चीजें पीएनएल वाली चीज है, पर उससे पहले, पीएनएल वाली चीज से पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना मतलब क्या? सिंपल सिंपल है, ट्रेडिंग का अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बनाया, उसके अंदर देखो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट आपने कितना किया, 75,000। तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट पे 75,000 है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट पे कितना है, 1,20,000। अब बैलेंस कहाँ पे बचा? डेबिट साइड पे बचा, क्रेडिट साइड पे 120 है, डेबिट साइड पे 75 है, तो यहाँ पे कितना बचा, 45,000। वो सीधा ट्रांसफर कर दो टू पीएनएल अकाउंट। जितना भी ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी बैलेंस मिलता है उसको जीपी बोलते हैं, नॉर्मली इसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, इसको जीपी बोलते हैं, इसको जो ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट पे पीएनएल आएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट आपकी एंट्री बन जाएगी। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट 45,000, 45,000, सिंपल। अब आपको क्या करना है, पीएनएल जितने भी खर्चे हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है ना उसका। तो देखते हैं, चलो। सैलरीज, सैलरी खर्चा है तो उसको क्रेडिट करेंगे, क्लोज करना है। इंश्योरेंस खर्चा है, डेबिट है तो डेबिट क्रेडिट करेंगे। बैड डेट खर्चा है, डेबिट है तो क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट होता है तो डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए खर्चा है, डिस्काउंट अलाउ किया हमारे लिए खर्चा है, डेबिट होता है तो क्रेडिट करेंगे। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें मिला,
डिस्काउंट रिसीव्ड हमें मिला, क्रेडिट होता है तो उसको डेबिट करेंगे, दैट्स इट। तो इतनी चीजों को क्रेडिट करो, इतनी चीजों को डेबिट करो, कर दिया। ओके, करते हैं, देखो देखो सारी चीजें, चार चीजों को उन्होंने क्रेडिट किया, पीएनएल अकाउंट को डेबिट कर दिया उसका टोटल अमाउंट। फिर दो चीज जो हमने डिसाइड की थी, वो दोनों चीज डिस्काउंट रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, उसको डेबिट कर दिया और पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 6,000। अब आप देखो, पीएनएल अकाउंट 16,000 रुपए से डेबिट हुआ, पीएनएल अकाउंट ऑलरेडी 45,000 रुपए से क्रेडिट हुआ था, पीएनएल अकाउंट 6,000 रुपए से क्रेडिट हुआ था, 45 प्लस 6 दैट इज 51, 51,000 रुपीज से पीएनएल अकाउंट क्रेडिट हुआ था, और 16,000 रुपए से पीएनएल अकाउंट डेबिट हो रहा है, मतलब पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है। कैसे प्रॉफिट हो रहा है आपको बता देता हूँ, नॉर्मली यहाँ पे ही आपको एक चीज बता देता हूँ, ये सपोज ये पीएनएल अकाउंट है, क्रेडिट साइड के ऊपर 45,000 है और क्रेडिट साइड के ऊपर 6,000 रुपए है और डेबिट साइड के ऊपर 16,000 रुपए है। तो अब क्या करेंगे, 16,000 रुपए, तो नीचे जो प्रॉफिट आएगा, क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट से, तो यहाँ पे ये जो 35,000 रुपए आएंगे उसको नेट प्रॉफिट बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। और जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है वो सीधा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो पीएनएल अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ, पीएनएल अकाउंट डेबिट हुआ 35,000 से, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये आपकी क्लोजिंग एंट्री हो जाएगी। देखो इतना खास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी एंट्रीज आपको नहीं पूछने वाले, बस सिर्फ आपको क्लोजिंग एंट्री का मतलब पता होना चाहिए। ये पर्सपेक्टिव, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से क्लोजिंग एंट्री का मतलब ये है कि आपकी जो भी एंट्रीज होगी, जो भी बैलेंसेज होंगे, वो बैलेंस को रिवर्स कर देना है और आपको क्या कर देना है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल में बाइफरकेट करके चले जाना है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। ट्रांसफर एंट्री, ट्रांसफर एंट्री इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ठीक है, ट्रांसफर एंट्री मतलब क्या, एक अकाउंट का बैलेंस दूसरे अकाउंट में अगर आप ट्रांसफर करते हो ना, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। सिंपल सिंपल सा जो एग्जांपल है उसी से बता देता हूँ। सपोज आपको नॉर्मली अभी आपने जो किया, सैलरी अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया, अल्टीमेटली तो वो क्या हुआ, एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल उन्होंने जो दिया ना, उससे आपको बता देता हूँ कि ट्रांसफर कैसे होता है। देखो सपोज ड्रॉइंग अकाउंट जो है, उन्होंने क्या बोला कि ड्रॉइंग अकाउंट 500 रुपए था, उसको मुझे ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो अब उसका एग्जांपल देता हूं आपको, लिख के बता देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। देखो आपका सपोज सैलरी ड्रॉइंग अकाउंट है, मान लेते हैं ड्रॉइंग अकाउंट आपने एक बनाया हुआ है, ड्रॉइंग अकाउंट, अकाउंट ऐसा दिखता है नॉर्मली, और आपके पास कैपिटल अकाउंट भी है। चलो, अब ड्रॉइंग अकाउंट ऑलरेडी क्या होता है, आप आपका नॉर्मल जर्नल एंट्री हुआ है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आप कैश लेके गए अपने पर्सनल यूज के लिए, कोई भी कैश लेके चले गए आप, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या हुई, ड्रॉइंग टू कैश, 500 रुपए हुआ, 500 रुपीज की एंट्री हुई, तो इसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं, ड्रॉइंग टू कैश ऐसा आता है। तो ड्रॉइंग की डेबिट पे 500 रुपए दिख रहा है, अब इसको मुझे ट्रांसफर कर देना है। क्या करना है, एक अकाउंट को, ड्रॉइंग अकाउंट को हमेशा सेट ऑफ करना है, क्लोज कर देना है और उसको ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में। तो इसको कुछ नहीं करना है, क्लोज करके ट्रांसफर जब भी करना हो ना, तो उसका अकाउंट, लेजर अकाउंट क्लोज करो। लेजर अकाउंट क्लोज कैसे करते हैं, दोनों साइड में से जो साइड का टोटल ज्यादा होता है वो दोनों साइड पे लिख दो, 500 500, और जो बैलेंस आया यहाँ पे लिख दो 500 रुपए, लिख दिया। अब यहाँ पे लिख दो बाय बैलेंस, सॉरी, बाय, जो भी आपका बैलेंस आया उसको लिख दो बाय कैपिटल अकाउंट, जिस अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है उस अकाउंट को वो बैलेंस वहां पे लिख दो। ड्रॉइंग अकाउंट को क्लोज करके मुझे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना था, तो जो बैलेंस आया वहां पे मैंने कैपिटल अकाउंट लिख दिया। तो ड्रॉइंग की क्रेडिट पे कैपिटल अकाउंट, एंट्री क्या हो गई, एंट्री क्या हो गई, ड्रॉइंग क्रेडिट हुआ तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, तो कैपिटल अकाउंट की डेबिट पे टू ड्रॉइंग अकाउंट आएगा 500 रुपए। तो आपकी क्लोजिंग एंट्री कैसे हो गई, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग अकाउंट, इसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट में क्लोज करना, एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट में क्लोज करना, इसको बोलते हैं आपकी क्लोजिंग एंट्री। डन है, ओके। यही चीज उन्होंने बोली थी जो मैंने आपको बता दी। 17 नंबर का सम है, फॉर फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ पटनायक 31 March 2021, पास नेसेसरी ओपनिंग एंट्रीज फॉर 2021-22। 2021-22 के लिए आपको क्या करना है, ओपनिंग एंट्री पास करनी। ओपनिंग एंट्री में सिंपल सिंपल मैंने क्या बताया था, जो जो
जो जो डेबिट बैलेंस होते हैं उसको डेबिट कर दो, जो जो क्रेडिट बैलेंस होते हैं उसको क्रेडिट कर दो, और जो बैलेंस बचेगा उसको कैपिटल में डाल दो। सिंपल एज दैट। मैंने बताया था। चलो देखो, डेबिट बैलेंस है फर्नीचर, उसको डेबिट करो, ये सारी चीज जितनी डेबिट दिख रही है वो डेबिट करो। ओपनिंग एंट्री में जो डेबिट होता है उसको डेबिट, जो क्रेडिट होता है क्रेडिट। क्लोजिंग एंट्री में आपको बैलेंस चेंज करना होता है। हाँ, तो ओपनिंग एंट्री में आपको क्या करना है, जो एसेट्स है जो मेरे पास पड़ा है उसको मैं डेबिट करूंगा करूंगा और करूंगा, क्योंकि मेरी एसेट है तो मुझे दिखाना पड़ेगा ना। तो ये सारी चीजें देखो, जो जो 5 चीजें उन्होंने लिखी थी डेबिट पे, वो उन्होंने डेबिट की है। देख लेना जो मैंने किया, देख लो। 4,000 रुपये, 18,000 रुपये, 12,000 रुपये, 9,000 और 2,000। सिंपल है। ओपनिंग एंट्री का मतलब ये है कि आपकी चाहे जो भी एसेट्स है उसको डेबिट पर करो, और जो भी लायबिलिटी है उसको क्रेडिट कर दो। तो कैपिटल 30 और ये सारी चीजें आ गई, देख लो। है क्लोजिंग। दैट्स इट, डन। फिर आते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री का मतलब क्या होता है? एडजस्टिंग एंट्री, हालांकि उन्होंने 1.6 मॉड्यूल 1.6 में अच्छे से समझाया हुआ है वो चीज, तो हम वहां पे करेंगे, पर यहाँ पे बता देता हूँ नॉर्मली छोटी। देखो, एडजस्टिंग एंट्री मतलब क्या, एक ईयर एंड के ऊपर मैंने आपको एक लॉजिकली एक चीज बताता हूँ। ईयर एंड के ऊपर है ना, सपोज इस साल आपने वेजेस जो उन्होंने बोला उस वैसा ही एग्जांपल एक दे देता हूँ। सपोज एडजस्टमेंट ईयर एंड हुआ, इस साल का एंड हो गया। सपोज पूरे साल का सैलरी का खर्चा आपका 1,20,000 है। पूरे साल का सैलरी पेमेंट आपका 1,20,000 है, लेकिन इस साल आपने पे किया है सिर्फ 1,10,000 रुपए। इस साल आपने पे किया है अभी तक 1,10,000, अभी भी 10,000 रुपए पे करना बाकी है। अभी भी 10,000 रुपए पे करना बाकी है। तो इट शुड बी रिटर्न इन योर अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि इस साल का खर्चा इस साल लिखना पड़ेगा आपको। इस साल का खर्चा इस साल के खर्चे में लिखना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं इस साल मैं पे करूंगा 1,10,000 तो मेरा खर्चा 1,10,000 ही है, नहीं। To know the profit of this year, I should record each and every transaction that has happened in this year. तो जो ट्रांजेक्शन हुआ वो मुझे लिखना पड़ेगा। इट इज दैट सिंपल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इन दैट सिनारियो, सैलरी को मुझे 10,000 से इंक्रीज करना पड़ेगा। खर्चा मेरा इंक्रीज हुआ तो एक्सपेंस होता है तो डेबिट करते हैं। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कितने रुपए आएंगे? 10,000 रुपए, जो मैंने बताया आपको। 10,000 रुपए मेरे बढ़ जाएंगे। 10,000 रुपए मेरे बढ़ जाएंगे, मैं कर सकता हूं मैं। सिंपल। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, इसको बोलते हैं एडजस्ट करना। एट द एंड ऑफ द ईयर जो खर्चे आपके हुए आपने एक्चुअली पे नहीं किए हैं, जो आपने एक्चुअली इस साल में पे नहीं किए पर एक्चुअली अक्रू हो चुके हैं, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए आप क्या करते हो? प्रिंसिपल अप्लाई किया आपने कि अक्रू हो गया है, पेमेंट नहीं किया, अक्रू हो गया, तो आपने रिकॉर्ड कर दिया। इसी वजह से एडजस्ट करने पड़ते हैं अकाउंट्स को, कि अपना खर्चा बढ़ रहा है कम हो रहा है, वो सारी चीज दिखानी पड़ेगी इस साल के खर्चे। इसी वजह से उसको बोलते हैं एडजस्टिंग एंट्री। आई गेस सो। आई होप इट इज क्लियर टू यू। रेक्टिफिकेशन एंट्री, जब रेक्टिफिकेशन का चैप्टर आएगा ना तब अच्छे से बता दूंगा, अभी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एक लाइन में आने नहीं वाला है मुझे। रेक्टिफिकेशन इतना बता दूं कि जो गलती हो गई है अकाउंट्स में अपने एंट्री करते टाइम के ऊपर, उसको सही करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है? एंट्री करनी पड़ती है। ओके, चलो ठीक है। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ लेजर। लेजर के अंदर जो कोई ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू रीड इट आउट, एक बार आप रीड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको कि हाँ, इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि भाई आप पढ़ोगे तो इतना ज्यादा आने वाला है। जो मैं बता देता हूँ, लेजर मतलब क्या, सिंपल सिंपल। लेजर मतलब जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि कैश अकाउंट, कैश अकाउंट जो होता है, सपोज अभी मैंने बताया सैलरी का अकाउंट है, तो सैलरी अकाउंट जब आप बनाओगे, सैलरी का अकाउंट आप बनाओगे, तो सैलरी का अकाउंट बनाया उसको क्या बोलते हैं? सैलरी का लेजर। सैलरी का लेजर बोलते हैं, सिंपल एज दैट। तो एक अकाउंट जो होता है उसका एक ओरिजिनल एंट्री जो लेजर हुआ, जर्नलाइजेशन हुआ, जर्नल से आप क्या करते हो? क्लासिफाई करते हो ट्रांजेक्शन को। तो सैलरी के रिलेटेड जितनी भी जर्नल एंट्रीज हुई है वो सब यहाँ पे इकट्ठा होगी। ठीक है। फिर अब सिंपल कोई दूसरा अकाउंट है सेल्स अकाउंट, तो सेल्स के रिलेटेड जितनी भी जर्नल होगी वो सब इकट्ठा होगी एक जगह पे। तो वैसे इसको बोलते हैं लेजर अकाउंट। इसको क्या बोलेंगे? लेजर अकाउंट्स इसको बोलते हैं। डन है। देखो, लेजर अकाउंट जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सारी चीज, कि डेट आता है, पर्टिकुलर आता है, यहाँ पे जेएफ आता है, रुपीस। देखो, जर्नल फोलियो आता है, नॉलेज पर्पस के लिए बता देता हूँ। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो एंड रुपीस। जर्नल फोलियो मतलब क्या? जर्नल में कौन से पेज के ऊपर इसकी एंट्री की हुई है उसको बोलते हैं जर्नल फोलियो। सिंपल एज दैट। यहाँ पे आता है जेएफ, हालांकि जेएफ का इतना यूज आपको आने नहीं वाला है,
इन योर होल करियर। एकेडमिक करियर में तो नहीं आएगा, मे बी कंपनीज वाले करियर में आएगा, इसी वजह से मैं जेएफ बता दिया आपको। बाकी इसका फॉर्मेट सिंपल रहता है कि डेबिट साइड होती है ये, और ये क्रेडिट साइड होती है। डेट लिखनी है, पर्टिकुलर्स लिखना है, जेएफ लिखना है, रुपीज लिखना है, ठीक है। ऑलरेडी मैं लेजर को तो एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो जो ट्रांजेक्शन मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया, ये ड्राइंग अकाउंट है, ये लेजर अकाउंट है। ड्राइंग के रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। ये कैपिटल अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट क्या है, एक लेजर अकाउंट है। कैपिटल के रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, उसको लेजर अकाउंट्स बोलते हैं, सिंपल एज दैट। तो इसके लिए ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैंने यहाँ पे बता दिया दैट्स इट। एन अकाउंट है ये, इसके अंदर फॉलोइंग फीचर्स भी इतने कुछ खास काम के है नहीं, जो चीज काम की थी मैंने बता दिया है सारी चीजें, ठीक है। हाँ, इसके अंदर जो काम की चीज है वो ये है, ये आपको पता होना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन एंड नॉलेज। नॉलेज पर्पस के लिए ये जो चीज है वो आपको पता होनी चाहिए कि आप लेजर को डिवाइड कैसे करते हो। लेजर को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, एक पर्सनल लेजर होता है और एक इम्पर्सनल लेजर होता है, ये आपको पूछते हैं और ऐसा पता भी होना चाहिए। अब लेजर अकाउंट्स तो पता है कि अकाउंट इस टाइप का, एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। तो वो लेजर जो है, वो लेजर जो है वो पर्सनल नेचर का भी हो सकता है, इम्पर्सनल नेचर का भी हो सकता है। पर्सनल नेचर में कौन सी चीज, डेटर्स लेजर एंड क्रेडिटर्स लेजर, ये दो चीजें आती है। डेटर्स लेजर एंड क्रेडिटर्स लेजर, सिंपल सिंपल बोलू ना तो डेटर को जिसके साथ आपने ट्रांजेक्शन किया है, जिसको आपने गुड्स बेचा है, क्या, जिसको आपने गुड्स सेल किया है, जिस बंदे को, जिस पर्सन को आपने गुड्स सेल किया है उसका अकाउंट आप बनाते हो, तो वो सारे अकाउंट जिस जिस नाम से बनाते हो, मतलब सपोज आपने एक्स को एक गुड्स बेचा तो एक्स का अकाउंट बनाओगे, फिर वाई को एक गुड्स बेचा तो वाई का अकाउंट बनाओगे, जेड को गुड्स बेचा तो जेड का अकाउंट बनाओगे। तो जिस जिस पर्सन को आप गुड्स बेचोगे और उसके पास से पैसे लेने बाकी है, तो उसके नाम का एक अकाउंट बनाओगे कि नहीं आप। तो वो जो अकाउंट है उसको बोलते हैं डेटर्स लेजर, उसको क्या बोलते हैं, डेटर्स लेजर। सिंपल है, वो पर्सन पर्सन के रिलेटेड होती है ना, इसी वजह से वो पर्सनल लेजर में आ जाता है। क्रेडिटर्स लेजर मतलब क्या, आपने जिसके पास से गुड्स परचेज किया और अभी तक कैश पे करना बाकी है, तो वो जो कैश पे करना बाकी है उसके लिए आप क्या करोगे, उसका पर्सनल अकाउंट बनाओगे। तो वो जो भी पर्सनल अकाउंट आपने बनाया है वो सारे अकाउंट्स किस में आ जाएंगे, क्रेडिटर्स लेजर, उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स लेजर। तो ये जो पर्सनल लेजर मतलब क्या, सिंपल पर्सनल लेजर मतलब पर्सन इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, तो वो जो पर्सन इंक्लूड होते हैं इसके अंदर उसको बोलते हैं डेटर्स लेजर एंड क्रेडिटर्स लेजर, सिंपल एज दैट। दूसरा होता है इम्पर्सनल लेजर। इम्पर्सनल लेजर में एक आता है कैश बुक एंड बैंक बुक, एक आता है कैश बुक एंड बैंक बुक। अब आप बोलोगे सर कैश बुक बट ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, कैश बुक इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर अकाउंटिंग पर्पस, अकाउंटिंग पर्पस के लिए कैश बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैश बुक जो है वो यहाँ पे आएगा। कैश बुक के अलावा जो भी चीजें हैं जनरल लेजर में चली जाएगी, उसको बोलते हैं नॉर्मल लेजर एंड प्राइवेट लेजर, ठीक है। एक आता है, जो मैंने सारी बाइफर्केशन है बता दिया कि पर्सनल वाले चीजें होते हैं वो पर्सनल लेजर में चले जाता है, डेटर्स लेजर एंड क्रेडिटर्स लेजर। इम्पर्सनल लेजर जो होगी, इम्पर्सनल लेजर के अंदर कैश बुक, एक कैश बुक तो अलग ही हो जाएगा, वो कैश बुक नेक्स्ट चैप्टर कैश बुक का ये वो पूरा कैश बुक हम सीखेंगे। कैश के रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो कैश बुक में जाएंगे, बैंक के रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो बैंक में जाएंगे, बैंक बुक में जाएंगे। एंड जनरल लेजर, जनरल लेजर इसके अलावा, नॉर्मल लेजर मतलब क्या, जो खर्चे और इनकम वाले जो भी खर्चे होते हैं, खर्चे और इनकम, एक्सपेंसेस इनकम वाले जो भी लेजर्स होते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल लेजर। नॉर्मल लेजर और प्राइवेट लेजर मतलब जो हमारे पोजीशंस होते हैं, जो हमारे पोजीशंस होते हैं, एसेट्स होते हैं, वो यहाँ पे लिखते हैं, उसको बोलते हैं प्राइवेट लेजर, ठीक है। सारी चीजें एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसी वजह से मैं गो थ्रू करवा रहा हूँ। पर्सनल लेजर, the ledger where the details of all transaction about the person who are related to the accounting unit are recorded is called personal ledger, is called पर्सनल लेजर। वो पर्सनल लेजर उसके अंदर आ जाता है, उसके अंदर क्या आता है, पर्सनल लेजर। अगेन लेजर में बी डिवाइडेड इनटू टू, कहां पे आता है, डेटर्स लेजर, द लेजर वेयर द डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन अबाउट द पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड, कैश इज रिसीव्ड एक्सेट्रा आर रिकॉर्ड इन डेटर्स लेजर। देख लो, जिस पर्सन को आपने गुड्स सेल किया है वो सारी चीज किस में आ जाती है, डेटर्स लेजर में आ जाती है। क्रेडिटर्स लेजर, द लेजर वेयर द डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन अबाउट द पर्सन फ्रॉम द whom goods are purchased on credit, cash is paid, are recorded is creditors ledger। मैंने बोला जिसके पास से गुड्स आपने परचेज किए हैं उसको पैसे देने बाकी है, पैसे दे रहे हो, वो सारी चीजें आप रिकॉर्ड करोगे, वो वाले अकाउंट में क्रेडिटर्स लेजर बोलते हैं।
फिर इम्पर्सनल लेजर मतलब इनकम एक्सपेंस की डिटेल आती है उसके अंदर, और उसके अंदर इम्पर्सनल लेजर आ जाता है सारे असेट्स के रिलेटेड और इनकम एक्सपेंडिचर के रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, मतलब पर्सनल के अलावा जितने भी ट्रांजेक्शन हुए पर्सन के अलावा, वो सारे इम्पर्सनल में आ जाएंगे। सिंपल। अब इम्पर्सनल लेजर में दो होती है, एक तो कैश बुक होता है, वो मैंने बता दिया कि कैश रिसीव हुआ, बैंक में कैश आया, बैंक में से कैश गया, कैश मेरे को मिला, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखेंगे। जनरल लेजर में ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के अलावा जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, कौन से रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल, तीनों मिला के जो भी बचे हुए ट्रांजेक्शन है, जो भी बचे हुए ट्रांजेक्शन डेटर्स क्रेडिटर्स के अलावा, ठीक है, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। इट इज कॉल्ड जनरल। उसके अंदर दो चीजें हैं, नॉमिनल, जनरल। द लेजर वेर ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मैं ऑलरेडी बता चुका। इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड जितने भी नॉर्म, मतलब सैलरी है, सैलरी अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल लेजर। नॉमिनल नेचर के जितने भी खर्चे, नॉमिनल अकाउंट होगा उसके नॉमिनल लेजर होगा, और प्राइवेट अकाउंट मतलब पर्सनल, वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज के रिलेटेड जो भी अकाउंट्स बनेंगे उसको प्राइवेट लेजर बोलेंगे। सपोज फर्नीचर है आपके पास, तो फर्नीचर अकाउंट आप बनाओगे, फर्नीचर आपके पास है, फर्नीचर अकाउंट जैसे ही आप बनाओगे, तो फर्नीचर अकाउंट जैसे ही आप बनाओगे तो उसको प्राइवेट लेजर बोलेंगे। सिंपल। एसेट्स एंड लायबिलिटी के जो लेजर हो प्राइवेट लेजर आ जाता है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। दैट्स इट। अब आ गए आपके सम्स। बहुत सिंपल सिंपल सम्स है, ठीक है। सिंपल जो सम्स है, जितने भी सम्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन था अच्छे से समझना जरूरी था। हाँ, ये सम्स जो है वो मैं सारे सम्स करवाऊंगा, कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। कुछ पोर्शन जो है वो एक्स्ट्रा एडिशनल है, जो आपके लिए इतना काम का नहीं है, ठीक है। वो पोर्शन मैं आपको बता दूंगा, दैट यू कैन कट इट आउट, क्योंकि इतने बड़े सम आपको आने ही नहीं वाले, आपको एमसीक्यू आने वाला है। तो यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस व्हाट इज नीडेड, ठीक है। जो जो एमसीक्यूज के लिए वो जरूरी है, जो रीड आउट करना जरूरी है, वो मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, सारी चीजें पढ़ा भी रहा हूँ। तो जो कट करने की चीजें मैं बोल रहा हूँ, यू कैन कट इट आउट, मेरे पर ट्रस्ट करके आप कट कर सकते हो वो सारी चीजें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, और जितने, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज आप अपने फाउंडेशन फ्रेंड्स जो भी है सेम फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये सारे वीडियोस जो है, सारा सिलेबस जो है वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, सॉरी, ये यूट्यूब चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच।